बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, साल 2020 के इख्तिताम में अब 2 घंटे लगभग रह गए हैं और हम इस साल को अलविदा कह रहे होंगे और नए साल में इंशाअल्लाह एंटर हो रहे होंगे। मजमूई तौर पर देखा जाए तो साल 2020 मुश्किल साल रहा और उसकी बड़ी वजह कोरोना वायरस वबा, जिसने पूरी दुनिया की मईशतों को, सेहत के निज़ाम को हिला कर रख दिया और खौफनाक स्टैट्स है। 18 लाख लोग इसकी वजह से लुक़्मे अजल बने। पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी फिगर है 10,000 की, लेकिन वो नुकसान नहीं हुआ जो अमेरिका, यूरोप और भारत में हुआ और 8 करोड़ के करीब पूरी दुनिया में लोग इस वायरस से मुतासिर हुए। लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है साल 2020 के एंड में कि एक वैक्सीन तैयार कर ली गई है और वैक्सीन से अब इससे बचा जा सकेगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी जल्द वैक्सीन आए और हम लोग भी इससे बचाव के लिए अपनी तदबीर जो है वो इख्तियार करें। दूसरी जानब ये तो कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ थी, डिवास्टेशन थी। दूसरी जानब अगर देखा जाए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से तो मईशत, सियासत, ये इसके चैलेंजेस हुकूमत को रहे। सियासत गर्म रही। इसी साल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपोजिशन इत्तेहाद का क्याम अमल में आया। मईशत के हवाले से जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में गया है पहली मरतबा, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। इसके अलावा हमारी टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन के शोबों में बहुत बेहतरी आई। आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस हवाले से जो फिक्स टैक्सेस की रिजीम है उसको एक्सटेंड किया। लेकिन जो महंगाई का इशू है वो भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अजाब रहा और हुकूमत इस हवाले से भी काविशें करती रही। उमूर खारजा के मैदान से आने से कबल जल्दी से स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छी खबर यह थी कि PSL पाकिस्तान में पहली मरतबा और वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप भारत से हमने जीती। उमूर खारजा के मैदान की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में सबसे अहम इस खित्ते के लिहाज से अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा था। इसमें पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त सहूलतकारी का किरदार अदा किया। फिर दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में भी बेहतरी आई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस साल बहुत कम जगह वो गए, बैरून मुल्क अफगानिस्तान का दौरा किया, काबुल वो गए और जो एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है, जो बदगुमानियां हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उसमें कमी नजर आती हुई हमें दिखाई दी। एक पैराडाइम शिफ्ट की भी बात हुई। भारत जो हमारा अजली और अब्दी दुश्मन है, 2019 की तरह 2020 में भी तनाव के ताल्लुकात शिकार रहे। जो फाशिस्ट मोदी सरकार है उनका मुस्लिम कुश एजेंडा, फिर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में उनकी इल्लीगल ऑक्यूपेशन और उसके ऊपर डोमेसाइल कवानीन का लेकर आना, इन तमाम के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने दहशतगर्दी फैलाने के अपने नेटवर्क बनाए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई। चाहे वो आपको याद होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में हमला हुआ, हमारे जवानों ने शहादत देकर उस हमले को अवॉइड किया, यरगमाल बनाना चाहते थे। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अफगानिस्तान और न्यू दिल्ली में उन्होंने कायम किए हुए थे। और उसके अलावा इस साल जो एक बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ, जो भारत को बेनकाब किया, बदनामी का बायस बना, वो EU डिसइंफो लैब ने इंकिशाफ किया। एक नेटवर्क बनाया हुआ था पिछले 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाने के हवाले से। तो भारत के साथ भी ताल्लुकात, और अब सवाल 2021 में क्या होंगे इस पर भी बात करेंगे। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात में वुसअत है अल्हम्दुलिल्लाह। CPEC जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ML1 जो एक बड़ी जबरदस्त कराची से पेशावर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, उसका मुआहदा तय पाया। तो हम जरा आज की नशिस्त में स्टॉक टेकिंग करेंगे और जरा उमूर खारजा के महाज पर जो हमारे चैलेंजेस रहे, हमारे जो नुमाया कामयाबी रही और 2021 में क्या हमें हिकमत अमली इख्तियार करनी, उस पर बात करेंगे और कोविड-19 के हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हाफ में जो मौजूद मेहमान शख्सियात शरीक गुफ्तगू, उनका तौर मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं TVU पे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। आप माहिर हैं दिफाई अमूर के, सियासी अमूर पर भी गहरी गिरफ्त रखते हैं। जनरल शुएब साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, वेरी वेल रिनाउंड नेम इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल के साथ साथ नेशनल पॉलिटिक्स में भी गहरी गिरफ्त हैं। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त पाकिस्तान आए हुए थे, परवेज इकबाल लोसर साहब, प्रेसिडेंट है EU पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन के और जबरदस्त काम कर रहे हैं चेयरमैन के तौर पर। इस ग्रुप के तवज्जुह से पाकिस्तान के हवाले से जो गलत और शर्मंगेज प्रोपेगेंडे होते हैं उनका भी मुकाबला करते हैं और पाकिस्तान का झंडा थामे हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया परवेज इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच। तीनों मेहमान को फॉर्म वेलकम। जनाब अमजद शुएब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर, कैसा रहा? एक मैं चाहूंगा कि आप जरा जनरल अपना इख्तिसार से ओपिनियन दीजिएगा, साल 2020 को कैसे डिफाइन करेंगे? अब तो बस खत्म होने में चंद घंटे ही रह गए। जनाब अमजद शुएब साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये थी कि खौफ तारी रहा कोविड का, जी। और उसमें आपने देखा कि कारोबार जिंदगी बड़ी हद तक मुअत्तल रहा और इकोनॉमी पे बुरे असरात आए, अवाम के रोजगार पे बुरे असरात आए, आमबाद भी हुई। अब कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि आपको वो वैक्सीन वगैरह का कुछ सिलसिला नजर आता है कि वो बन के आएगी। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट इसमें ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने अल्लाह ताला की मदद के साथ बहुत बेहतर तरीके से इस वबा का वक्त गुजारा, और इसमें अवाम को रहनुमाई भी दी, अवेयरनेस भी क्रिएट की, और उसके साथ साथ ये कि आपने बहुत हद तक जो वसाइल अपने बरूकार लाए। आप जिस तरह देखिए कि वेंटिलेटर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए, हॉस्पिटल्स को ऑर्गेनाइज किया गया, तो उसमें सूबों का भी बड़ा रोल है और हुकूमत की अपनी पॉलिसीज का भी। और ये बड़ी हद तक हम बहुत बड़े नुकसान से अल्लाह की रहमत से बचे। अब इसमें हमारे डॉक्टर्स की बड़ी कुर्बानियां हैं, वो बिल्कुल हमें तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने अपनी जानों को थैली पर रखे तो इस वबा में अपनी कौम को संभाला। इसके साथ साथ ये देखिए कि इसी के असरात को कम करने के लिए एहसास प्रोग्राम वगैरह हुकूमत ने चलाया, जी। और आवाम की कुछ मदद हुई अपने वसाइल के मुताबिक, जो हम नहीं कर सकते थे वरना। और अगर अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो वो वैसे तो मुल्क में आप देखिए कि महंगाई वगैरह की वजह से आवाम के ऊपर बोझ ज्यादा रहा और वो इससे मुतमईन नहीं रहे। लेकिन बासूरत इससे भी ज्यादा बुरी हालत हो सकती थी, सूरत हाल बन सकती थी अगर कोविड हाथ से निकल जाती। जी। तो अब भी ये चैलेंज मौजूद है। इसके साथ साथ आप देखिए कि बात बैरूनी जो मामला थे उनमें बड़ी पेशरफ, खासतौर पर अफगान की प्रोसेस जो है, जी। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हर रुकावट के ऊपर पाकिस्तान से मदद मांगी गई और पाकिस्तान ने खुददिली से ऑल आउट जाके मदद की। और तालिबान, जिनके ऊपर हमारा इतना असर रसूख नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको कायल किया और उनको निगोशिएशन के लिए माइल करके लाके बिठाया। अमेरिका ने माइला किया। अब आप देखिए कि इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो शुरू है, और उसमें भी जो रुकावटें की दूर की, एजेंडा के ऊपर आपने देखा कि एक सेटलमेंट वगैरह कराया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। इसके साथ साथ आप देखिए कि एक डोजियर हमने इशू किया, जो कि कुछ एक दो महीने पहले की बात है, जिसमें अब इंडिया का पहली दफा हमने तमाम वो शवाहिद डॉक्यूमेंटेड सामने दुनिया के ला के रखे कि ये किस तरह टेररिज्म करवा रहे हैं पाकिस्तान में। जी। और हुकूमत पाकिस्तान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को दुनिया में बड़ा उजागर किया, जिससे इंडिया पे चेक रहा। तो ये फॉरेन पॉलिसी में हमारा सबसे अहम जो इशू होता है वो इंडिया के साथ है, और ये आपने देखा कि उसमें हमारी पेशरफ्त रही। इसके साथ साथ खत्ते में अमन के मसले हुए। आपने देखा कि इजराइल की इंटरवेंशन है, जी। वो अपने पांव फैला रहा है। पाकिस्तान भी इस दबाव में रहा, लेकिन आपने देखा कि इजराइल को हमने वैसे तो रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में हमने एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, जहां अपने आवाम के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसले किए। तो उस लिहाज से फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमी में आप देखिए कि अच्छे फैसले हो रहे हैं। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख लें, उसकी तरफ बड़ी हुकूमत की बड़ी एक तवज्जो उस तरफ है, उससे काफी सारा फायदा हुआ। और आगे अब एक्सपोर्ट की तरफ आप देख लें कि वहां भी ठीक। बिजली सस्ती करके काफी बेहतरी लाई गई है, एक्सपोर्ट को बनाया गया प्रॉफिटेबल। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें, मैं पूरा तो अहाता नहीं कर सका, लेकिन बावजूद आप यानी थोड़ी चीजों को देखने के ठीक। लगता ये है कि हम बेहतरी की तरफ गए हैं 2020 में, बावजूद बेपनाह चैलेंजेस के, बहुत मुश्किलात के बावजूद हम काफी बेहतरी की तरफ आगे बेहतरी बढ़े। की तरफ गए। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा, चूंकि फॉरेन पॉलिसी के नुकात उठाए हैं अमजद शैब साहब ने, आप कैसे देखते हैं ये जो बहुत तवील जंग अमेरिका ने लड़ी अफगानिस्तान में, एक पीस मुआहदा, अमन मुआहदा तय पाया अफगान तालिबान और यूएस के दरमियान, उसमें पाकिस्तान का भी किरदार है और अब वो इंट्रा अफगान डायलॉग की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब काबुल गए। डॉक्टर रिफत साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं चाहूंगा जरा इसका अहाता कीजिएगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत अनवारुल हसन साहब। मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि पाकिस्तान का जो एंगेजमेंट प्रोसेस है, जी। मैं उसको फैसिलिटेटर नहीं कहूंगा, बल्कि एंगेजमेंट प्रोसेस है अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। उसके हवाले से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने उन तमाम कुव्वतों के साथ जिनको हम अफगानिस्तान के अमन के लिए एक
बड़ी ही अहम जरूरत समझते हैं, उनके साथ पाकिस्तान का एक डायलॉग हुआ। उसमें हुकूमत ने हुकूमती सतह के ऊपर भी और अफगान तालिबान के साथ भी, और ख़ास तौर पे जब ये जो इनके जो अफगान अमन मुज़ाकरात की मसालती कमेटी के जो चेयरमैन है अब्दुल्ला साहब, वो भी पाकिस्तान आए, उसके वाले से मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान को ये एक सेटिस्फेक्शन का एक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन अभी देखना ये है कि पाकिस्तान की इस एंगेजमेंट के नतीजे के तौर पे अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर किस किस्म की जो है वो मुस्बत पेशरफ्त वाक़ होती है। अभी दूसरा राउंड शुरू हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर जो उम्मीद थी कि अफगानिस्तान के अंदर एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वायलेंस होगा, वो हमें नजर नहीं आती। आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल अफगानिस्तान के अंदर भी, खासतौर पर काबुल के अंदर भी धमाके और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उसमें कुछ जिम्मेदारी जो अफगान तालिबान ने कबूल की है, लेकिन ज्यादातर वो फोर्सेस जो कि अफगानिस्तान के अमन को तबाह करने के दर पे हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन जो है वो मुझे मिनिमम नजर आती है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में मजीद बहुत कुछ करना जरूरी होगा, और उसके हवाले से जो रीजनल स्ट्रेटजी है या जो रीजनल एस्पेक्ट्स हैं अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के हवाले से, खास तौर पे जो अफगानिस्तान के की सरहदें जिन मुल्कों के साथ मिलती हैं उनके हवाले से, उसके अंदर पाकिस्तान है, उसके अंदर चीन है, उसमें सेंट्रल वस्ती एशिया की रियासतें और ईरान है। इनको जब तक हम ऑन बोर्ड लेके नहीं आएंगे तो अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की अकेली कोशिश जो है वो बराबर साबित नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब मेरे साथ ही रहेगा। मैं परवेज साहब आपसे जानना चाहूंगा, जो मल्टी प्रोंग भारत की पाकिस्तान मुखालिफ अप्रोच है, ईयू डिसइंफो लैब ने जो भारत का नेटवर्क बेनकाब किया, चूंकि आप खुद भी ब्रसल्स में मौजूद हैं और ईयू का वो हेडक्वार्टर है, कुछ हमारे इससे बताएंगे भारत कितना बेनकाब हुआ है और ये जो शरंगेजियां उसकी तरफ से जारी हैं, इस पर कदगन अब लग चुकी है या इस बेनकाब होने के बावजूद उनकी कार्रवाइयां जारी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार भाई, पहले तो आपका शुक्रिया। ये मैं आज अपनी आवाम को ये बताना चाहता हूँ, ये ईयू डिसइंफो लैब ने ये जो इंडिया का एक भयानक चेहरा पकड़ा है, ये कोई आम किसी इलाके का, किसी मुल्क का या यूरोप का फेक मीडिया नहीं है, बल्कि ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फेक मीडिया है, जो कि उन्होंने दुनिया के 120-30 ममालिक में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के हलाकों के ख़िलाफ़, बलोचिस्तान के ख़िलाफ़, या उन्होंने एक ऐसी प्लानिंग की हुई थी। लेकिन उसमें मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं, जो कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है, इसके अंदर हर मुल्क के फ्रेंडशिप ग्रुप हैं जी। लेकिन मैंने आज तक, अभी ये 2020 की बात हो रही है, मैंने अभी कोई ऐसा डेलीगेशन नहीं देखा जैसे कि जर्मन पाकिस्तान फ्रेंडशिप हो या यूरोप के दूसरे ममालिक में। फ्रेंडशिप का मतलब तो ये होता है कि वहाँ के डेलीगेशन आएँ, यहाँ के डेलीगेशन जाएं, ताकि हमारे सफारती तल्लुकात बेहतर हों। ये तो जो एक इंडिपेंडेंट NGO है, वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यूरोप का एक तरीका है, यूरोपियन पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, वहाँ जितनी NGO या यूरोपियन पार्लियामेंट में तकरीबन लगभग 8000 लॉबिस्ट है जो मुख्तलिफ ममालिक की लॉबी करते रहते हैं, लॉबिस्ट। तो उसमें जब पार्लियामेंटेरियन से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का चेयरमैन हूँ, यूरोप के 16 मुल्कों में हम फंक्शनल हैं, पार्लियामान के अंदर और सिविल सोसाइटी में भी, और उसके अंदर ये होता है कि जब हम किसी पार्लियामेंटेरियन को मिलने जाते हैं तो उनका जो स्टाफ है वो देखता है कि ये NGO क्या है, क्या करती है। तो ये जो EU डिसइंफो लैब है, ये इंक्वायरी अपने तौर पे करते रहते हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इंतहाई ईमानदारी से, हानेस्टी से इंडिया का, अभी ये कई जगहों पे ये आ रहा है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उनकी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, ANI जो उनका सबसे बड़ा मीडिया का अदारा है वो डायरेक्ट बेनिफिशरी है, क्योंकि वो हर चीज जो किसी लिंक उनका जो है वो ANI से जाके मिलता है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये 2005 में शुरू हुआ, इसमें 15 साल क्यों कर लगे इसको बेनकाब होने में, और इसमें कंटेंट क्या होता था? देखिए, इनका कॉन्टेक्ट ये होता था, अभी ये एक पुरानी NGO, जैसे अभी मैं अक्सर प्रोग्रामों में ये लोगों को बता चुका हूँ, ये कुछ लोग जो इस दुनिया है जहान फानी से जा चुके हैं, जा चुके हैं, ये उनके नाम की NGO को चला रहे थे।
अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, लुइस नाम का बंदा 2006 में दुनिया से चला जाता है और वो 2007-8 में उसी के नाम से पाकिस्तान के गिलगित के बलूचिस्तान के पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ आर्टिकल आते हैं। अभी वो नाम जो उन एनजीओ के अंदर थे वो नाम वही चल रहे थे, चेहरे कोई पाकिस्तान के भगोड़े हैं, कोई यूरोपियन भगोड़े हैं। अभी मैं ये अक्सर ये कहता हूं कि हम इन भगोड़ों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें मैं आपको बताऊं कि इंडियन जो हैं, अभी इंडिया का एक चेहरा, ये एक मैं आपको बताऊं कि ये 25% पकड़े गए हैं। अभी मैं आपको प्रोग्राम में ये बताता हूं, ये जो EU डिसइंफो लैब की इंफॉर्मेशन है, अभी हमें जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज एनजीओ काम कर रही हैं, अभी इनके अंदर भी आपको 25 से 30% वो मिलेंगे जो कि इंडियन फंडिंग से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहे हैं। जर्नलिज्म में भी ऐसे लोग हैं। इन चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत है। जो अभी फॉरेन पॉलिसी जो है इसके ऊपर हमारी ज़रूरत अभी ये है, जो दोषियर अभी जन साहब ने कहा, 2 महीने पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने और DGISPRL ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी वो दोषियर और ये EU डिसइंफो लैब के ये अभी हमें लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाना है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट में जाना है, यूनाइटेड नेशन में जाना है। लोसा साहब, डॉक्टर रिफत साहब, इस पे आपका जरूर मैं टेक लूंगा। सर, ये अब हमें इस चीज को, अगर ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के हवाले से इंकिशाफ हुआ होता तो अब तक तो भारत पूरी दुनिया को सेंसिटाइज कर चुका होता कि जी ये कितना बड़ा, देखे पाकिस्तान जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहा था। अब हमें इसको मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाना चाहिए डॉक्टर रिफत साहब? जी, उसके अंदर मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकता आपने उठाया है नवारुल हसन। उसके अंदर मेरी 2 ऑब्जर्वेशन है जी। पहली बात तो ये है कि हमें बहुत ही इस मामले की तहकीक करनी चाहिए। ये नेटवर्क जो है हमारे खिलाफ जिस इंफॉर्मेशन फैला रहा था, हमारे खिलाफ पाकिस्तान का के बयानियों को हर वक्त चैलेंज करता था और उसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाया हुआ था। तो अगर हम वी हैव बीन एबल टू कैच द टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो इस आइसबर्ग को की तह तक पहुंचने के लिए हमें कितना और मजीद वक्त दरकार होगा और हमें क्यों इतनी देर लगी कि हम इस नेटवर्क को बेनकाब कर सके। अगर 15 साल से हमारे खिलाफ ये काम कर रहे हैं तो हमें 15 साल क्यों लगे, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अब दूसरा मसला ये है कि इसका तदारक हम किस तरीके से करें। तो वो उस तदारक के हवाले से हमें उन एनजीओ का भी इहाता करना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती रही हैं और अभी तक कर भी रही हैं, और पिछले 2-4 दिनों के अंदर हुकूमत ने काफी इन एनजीओ को बेनकाब भी किया है। तो वो जो लोग पाकिस्तानी हैं, जिनके चेहरे पाकिस्तानी, जिनके नाम पाकिस्तानी है, लेकिन वो किसी और आपके मुखालिफ मुल्क के साथ या हिंदुस्तान के साथ मिलके पाकिस्तानी फौज को बदनाम कर रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो हमें उसका भी हिसाब करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान को एक मजबूत और एक जिसको हम कहते हैं कि मजबूत और मजबूत हिकमत अमली चाहिए ताकि इस प्रोपेगेंडा को काउंटर किया जा सके। क्योंकि अगर 15 साल से ये प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहा है तो हमें मजीद 15 साल नहीं लगने चाहिए इसको काउंटर करने के लिए। तो उसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत को भी, सिविल सोसाइटी को भी और हमारे इंटेलेक्चुअल्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उन ये जो EU लैब की जो डिस्कवरी है इसकी तह तक पहुंचे और वो और पूरी तरीके से तहकीक करने के बाद हकायक जो हैं वो हम दुनिया के सामने लेके आए। और अगर इसके बारे में अगर हमें फैक्टशीट भी तैयार करनी चाहिए तो वो भी हमें करनी चाहिए, डोसियर से बात आगे से बढ़ाना चाहिए और हर फोरम पर यूटिलाइज करना चाहिए। मैं जरा अमजद शहर साहब के पास ये नुकता लेकर जाऊंगा। जनरल साहब, मैं आप तो जानना चाहूंगा, साल 2021 में 20 में तो हमने देखा जैसे जो भारत की तरीकाकार था, माफ कीजिएगा, 2021 में हमें मोदी सरकार से ही निपटना है। उनकी जो पाकिस्तान मुखालिफ एक सोच है, एक माइंडसेट है, और जिस तरह ये जैसे अब हम बात भी कर रहे हैं EU डिसइंफो लैब, वी आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इस चीज को बेनकाब किया है। हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए वीज़ा-वी मोदी लेड इंडिया के हवाले से? देखें, इसमें मैं पहले डिसइंफो लैब जो है इसके बारे में मैं 2-3 पॉइंट देना चाह रहा हूं। जी जी। देखिए, इसमें एक चीज हमारी थी कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ कि वो चीज जो झूठ थी वो पाकिस्तान के ऊपर थोपी गई और पाकिस्तान का इमेज खराब किया गया। और फिर एक इन्होंने यूरोपियन यूनियन की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया, इसी तरह यूनाइटेड नेशन की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया। वो दोनों अदारे जो हैं
उनको इस बात का इदराक शायद नहीं, या वो सोचना चाहिए उनको। हमारा फर्ज ये है कि हम इस पे तहकीक करके अब हम अपनी टीमें तरतीब दें और सबसे पहले दुनिया के सामने वो चीजें लेके आए कि जो सच क्या था और भारत झूठ क्या बताता रहा, और वो दुनिया यकीन करती रही इस वजह से कि वो बहुत बड़ा नेटवर्क था जो चारों तरफ फैला रहा था। उसके लिए सच्चाई लाना इसलिए जरूरी है कि हमारा दुनिया में इमेज जो है वो खराब किया गया, हमारी क्रेडिबिलिटी खराब की गई। एक तरफ तो हम टेररिज्म भुगत रहे थे, हमारे 80,000 लोग मारे गए, और दूसरी तरफ हम ही दुनिया में टेररिस्ट कहलाए। जी। तो ये तो हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हुई इस तरह कि हम कहते रहे कि जी हमने ये टेररिज्म नहीं किया, लेकिन दुनिया मानती नहीं। जब पुलवामा का वाकया हुआ तो किसी ने सबूत नहीं मांगा, शाम तक उन्होंने भारत को कहा कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। वो इसलिए कि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये किया होगा पाकिस्तान ने। तो एक तो इमेज दुरुस्त करने के लिए हमें वो सारे झूठ सामने लाने होंगे। दूसरा जो रिसर्च हमने करनी है, उनसे निकालना है कि कौन सी ऐसी चीजें थी जहां यूनाइटेड नेशन को बेवकूफ बनाया गया और उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया गया। वो केस हमें यूनाइटेड नेशन को देना चाहिए कि इनका ट्रायल करें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जैसे मोतबर अदारे को जलील करना, उसको बेतौकीर करना या उसको बेवकूफ बनाना, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। वो पूरी सारी हमें सेंसिटाइज करना चाहिए पूरी अक़वाम आलम को कि आपकी पूरे जो इतने बैठे हुए हैं यहाँ पे 200 के करीब मुल्क, उनकी डिसीजन मेकिंग को किस तरह एक मुल्क अपनी बेईमानी से ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। और यही काम यूरोपियन यूनियन में हमें करना चाहिए कि उनकी जहां जहां डिसीजन मेकिंग के ऊपर इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है वो सामने लाया जाए। ये डोजियर बनने चाहिए और वो फिर हमें दुनिया में देने चाहिए। फिर यूनाइटेड नेशन पे प्रेशर आना चाहिए जनाब हमारी तरफ से कि आप एक्शन लें। यही काम होना चाहिए यूरोपियन यूनियन। मेरा ख्याल है कि लेंगे, जब उनको नजर आएगा कि उनको बेवकूफ बनाया गया है तो वो लाजमन इस पे कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये यहाँ पे जहां हम रुक गए हैं और छोड़ दिया, हमें वहां तक नहीं रहना चाहिए, यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसको आगे लेके जाना चाहिए। और ये वो चीज है जो कि इस वक्त हम नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि हमें करने की जरूरत है, हमें ये करना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। क्या 2021 से भारत की जानिब से कोई सर्जिकल स्ट्राइक या खुदा ना खास्ता फुल स्केल वॉर के खतरात हैं, आपको नजर आता है? मैं उधर आ रहा हूँ। अब इसमें जो आगे खतरात हैं, प्राइम मिनिस्टर अक्सर कहते रहते हैं कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। उसकी वजह 2-3 वजूहत। एक तो ये कि इनकी हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, ये हमेशा करते हैं और करके फिर उसका कोई ना कोई आगे सिलसिला निकाल लेते हैं पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ का। दूसरी बात यह है कि चाइना के अगेंस्ट जो कुछ हुआ इनके साथ, वो चाइना से नेगोशिएशन के जरिए हल करना चाहते थे, वो खत्म हो गया, वो नाकाम हो गया किस्सा। अब मोदी के लिए बड़ी परेशानी है। इन्होंने वो गुफ्तोशनी जो थी वो खुफिया रखी हुई थी, उसके ऊपर पब्लिक में कोई बात नहीं आ रही थी। तो किसी न किसी वक्त निकलेगी अब कि ये मोदी साहब तो जमीन गंवा बैठे अपनी। और मोदी ने अपना एक इमेज बिल्डअप किया हुआ था स्ट्रॉन्ग मैन का, जहां वो कहता था कि जी जो स्टेप मैं एक दफा ले लूं फिर वो हो नहीं सकता कि मैं वापस करूं। और वो अपनी कामयाबियां गिनवा रहा है कि मैंने कश्मीर का ये किया, सिटीजनशिप का मैंने एक्ट बना लिया, यूनियन टेरिटरी बना दी। ये वो चीजें जो हैं वो होती रही। पाकिस्तान के बारे में वो झूठ बोलता रहा कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की, 350 लोग पुलवामा में मारे। लेकिन उनके लोगों की साइकी, जो हिंदू साइकी है, वो वहां पे हिंदू मेजॉरिटी का जो सोच है वो यही है कि मोदी बहुत एक टफ आदमी है और वो पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। अगर उनको ये कोई वो बता दे करके, तो मोदी की बाकी तमाम करतूतें वो भूल जाएंगे। जो आज बेरोजगारी है, वहां पे इकोनॉमी में बड़ा हाल है, वहां पे किसानों का चाइना का इशू है, वो सारी चीजें छुप जाएंगी क्योंकि उनके अवाम की नफ्सियात ये है कि उनके कानों में ये चीज को सुना दे आके कि पाकिस्तान के साथ हमने ये किया। लिहाजा वो अपने पॉलिटिकल कैरियर को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने इमेज को बचाने के लिए, अपने आगे कैरियर को सामने रखते हुए वो ये काम कर सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है, एलओसी के ऊपर भी कोई काम हो सकता है, कोई छोटा मोटा इलाका कैप्चर करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा है वो आपके सी पैक को होगा, क्योंकि सी पैक में वो जो भी कार्रवाई करेगा उसमें उसको अमेरिका की भी हमायत हासिल होगी, क्योंकि वो भी नहीं सी पैक देखना चाहते। उसको खलीजी रियासतों की भी हमायत होगी। तो सी पैक एक ऐसा इशू है जहां पे हमें ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। सी पैक में मैं दोबारा लौट के आऊंगा, उसमें मैं जरूर जरा बात करना चाहूंगा कि सी पैक 2020 में इसकी रफ्तार से आप दोनों मुतमईन है। परवेज साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपको जो फोरम है इस हवाले से, ये जो डॉक्टर रिफत साहब के सामने मैंने सवाल रखा कि अब इसका मंतकी अंजाम तक हमने इसको पहुंचाना, उसमें आपका फोरम क्या किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि बाहर कैफ यूरोप एक बहुत बड़ी कुव्वत है, एक बहुत बड़ा उनका अपना एक हुजम है, उसमें क्या रोल अदा किया जा सकता है आपके फोरम के? देखिए, एक तो सबसे पहले ये है कि जब ये 9 दिसंबर को
इनकी रिपोर्ट आई जी तो मैंने सबसे पहले यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट को, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट को, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट को और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा कि अभी ये जो 4 अदारे हैं इनकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल आ गया है कि इनके अंदर बैठकर इंडिया ने, आप किन 4 इदारों की बात कर रहे हैं? यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल और यूनाइटेड नेशन, ओके, क्योंकि जिनेवा और ब्रसल इनके ये जो फेक मीडिया था इनके 2 हब ये यहाँ जेनेवा और ब्रसेल्स। जिनेवा और ब्रसल। ठीक, अभी इसके ऊपर हमें, यानी कि अभी जैसे दोनों मेहमानों ने कहा, अभी ये किसने करना है? अभी आपका यानी कि 15 साल लगे क्यों? मैंने तो 3 साल पहले जिनेवा में खड़े होकर ये कहा था कि जिनेवा गवर्नमेंट को, स्विस गवर्नमेंट को, कि ये फेक लोग हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो में बैठकर मैंने ये कहा था कि मैं यूरोपियन पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पर जो फॉरेन फंडेड इंडियन का राह का मैंने नाम लिया था, और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो यूरोपियन यूनियन के अंदर इनकी फंडेड ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, इनका उनको पीछा करना चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसके ऊपर कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस की भी बनती हैं, जो हमारे फॉरेन मिशन है उनकी भी बनती हैं। अभी ये तो नहीं है कि ये सारा काम जो है EU डिसइन्फो लैब ने कर दिया, अभी इसको आगे लेके चलना है। अभी ये कहें कि हम कामयाब रहे 2020 में फॉरेन पॉलिसी में कामयाब है, मेरा तो ये है कि फॉरेन पॉलिसी कामयाब वो होती है, आपका फॉरेन मिनिस्टर और आपका फॉरेन सेक्रेटरी, इनको 15 दिन मुल्क के अंदर होना चाहिए, 15 दिन मुल्क से बाहर होना चाहिए, जाकर लोगों को बताना है। अभी आपने अफगानिस्तान में जो इंडिया का एक दोषियर पकड़ा है, आप अपने पास प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर उसको किताब की जीनत बना के रख देंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी तक जब पहुंचाएंगे नहीं, आपका सफारतकार लेके नहीं जाएगा, उन दारों तक देंगे नहीं, तो वो कहते हैं फारग तो नहीं बैठे हुए कि वो आपकी सारी बातें सुने। लेकिन इसके बावजूद अनवर साहब, हमने, इंडिया ने इतना प्रोपोगंडा करने के बावजूद, हाँ, और ये कोविड के दरमियान भी हमने यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान से इंडियन वजीर दाखिला को लेटर लिखाया, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान ने यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट को इंडिया के जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं इसके ऊपर लेटर लिखा, और उसके बावजूद अभी मैं और मेरी फेडरेशन, या हम जो यूरोप में पाकिस्तानी रहते हैं, हम इनको, ये जो बाकी NGO बच गई हैं, अभी ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि EU डिसइन्फो लैब ने ये सारी की सारी पकड़ ली हैं, आपने कहा 25%, अभी 25% है। और इसके अंदर अभी वो इंडियन जो बैरोक्रेट वहाँ की इंडियन एम्बेसी में बैठकर इन प्रोग्रामों में जैली नामों से आते थे, जैली नामों से बैठकर फंडिंग करते थे, अभी उनके वीडियो क्लिप निकालने हैं और दुनिया को दिखाना है कि ये जो है ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जो यूरोपियन दारू में इंडियन रीजन इंडियन लोग बैठे हुए हैं, जो तनहा तो यूरोपियन अदारों से ले रहे हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टी जो है, काम वो इंडिया के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें बैकअप होना है, हमारे फॉरेन ऑफिस को या हमारी पार्लियामान जो है, क्या नहीं, बहुत अहम इसको आगे चलना, आगे चले। डॉक्टर रिफत साहब, मैं सर CPEC पे भी आपसे जानना चाहूंगा। सर आप बताइए, आप CPEC हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कसीरुल जहत है और इसमें एक नई एडिशन है, कैसे देखते हैं CPEC की रफ्तार इस साल कैसे रही, इस पे क्या मजीद बेहतरी लाई जा सकती है? ML1 का कहा जाता है ग्राउंड ब्रेकिंग ये डेवलपमेंट है, आपकी क्या टेक है डॉक्टर रिफत साहब? जी, मेरे ख्याल के अंदर CPEC के बारे में हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर हिंदुस्तान अपनी कोशिश जारी रखेगा और अमेरिका के वो हल्के, खासतौर पर जिसमें प्रीवियस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शामिल का है, वो CPEC को सबोताज करने की कोशिशों में लगे रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर हमें इस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ आई है कि इंडिया और चीन के दरमियान ये जो इख्लाफात हुए हैं, ये जो ईस्टर्न लद्दाख का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसके हवाले से चीन की जो हिंदुस्तान को अपोजिशन को सिंगल हैंडेडली न्यूट्रलाइज करनी चाहिए, वो उसकी अब पाकिस्तान की तरफ चीन की तवज्जो बहुत हो गई है। और वी आर इन द सेकंड फेज ऑफ द CPEC प्रोजेक्ट। तो मेरे ख्याल के अंदर पहली फेज मुकम्मल हो चुकी है और दूसरी फेज के अंदर भी बहुत सारे हमारे मंसूबे हैं और हमारे अंदर तेजी से काम हो रहा है। मैं अभी किसी तीन चीनी बंदों की एक रिसर्च पढ़ रहा था, अच्छा, जिसके अंदर उसमें बकायदा टाइमलाइन दी हुई थी कि कौन सा प्रोजेक्ट किस वक्त कंप्लीट होगा
और उसके अंदर उन्होंने फुल मार्क्स पाकिस्तान और चीन को दिए थे, जहां तक इसकी पहली फेज की कंप्लीशन की का जो प्रोग्राम था, उसके जो जितने भी टास्क थे वो अचीव किए गए हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर ये चूंकि मंसूबा 2030 तक फैला हुआ है, तो हमें बहुत सारा वक्त दरकार होगा, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वी शुड रिमेन फोकस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ द सीपैक प्रोजेक्ट। वो जब तक हम दोनों मुल्क मिलकर करते रहेंगे, तो बावजूद हर्डल्स के, बावजूद प्रोपेगेंडा के, इंडियन प्रोपेगेंडा हो या अमेरिका की उनको हमायत हासिल हो, वो मेरे ख्याल के अंदर उन कोशिशों के अंदर वो हम कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने सीपैक के मामले के अंदर जब अपनी तरफ से पाकिस्तान ने अपनी पूरी तैयारी अगर ना दिखाई या वो दिलचस्पी ना दिखाई जिसको दिखाने की जरूरत है, फिर मेरे ख्याल में सीपैक प्रोजेक्ट कैन रन इनटू सम डिफिकल्टी। जनरल शुएब साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमारे ताल्लुकात 2021 में आप किस नहज पर देख रहे हैं? देखिए, इनके साथ ताल्लुकात पहले बढ़ते नजर आते थे, लेकिन अब वो शायद ट्रेंड न रहे। अच्छा। और खास तौर पे यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे और मजीद मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएंगे। वहां पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। हमारा एक सिक्योरिटी रिलेटेड उनसे तावन है, बड़ा पुराना, बड़ा गहरा और बहुत ही पूरे तमाम बड़ा मैं समझता हूँ एक रिलायबल सिस्टम हमने रखा हुआ है। लेकिन जैसा कतलाम के लिए माजरत, भारतीय आर्मी चीफ का भी दौरा सऊदी अरब हुआ है हाल ही में। वो सब बातें ठीक हैं। वो कुछ लोग इनके ट्रेनिंग वगैरह के लिए ये भेजेंगे, वहां भी उनको मुतमईन करने के लिए वो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि वहां पे ट्रुप्स रिप्लेस कर दिए जाए, क्योंकि भारत में कोई भी खालिसतन मुसलमान रेजिमेंट्स नहीं है। लिहाजा ये एक इशू है वहां पे, और भारत बड़ी अगर बहुत भी कोई कंसेशन ऑफर करे, बड़ी को मदद भी करना चाहे, तो उनके लिए शायद ये मुमकिन ना हो। लेकिन पाकिस्तान का चूंकि एक बड़ा पुराना ताल्लुक चला आ रहा है, और फिर ये कि हमारा हम जो कुछ भी करके देते हैं उसमें हमारा एक जज्बा, एक आप अर्ज़ मुक़द्दस से जो लगाव मोहब्बत है, वो ऐसी है कि उसमें लोग इसको एक सादत समझ के पूरा करते हैं। सो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो सऊदी समझते हैं, जानते हैं। अलबत्ता ये जो आप हमें इसको बड़ा ब्रॉडली देखना चाहिए। ये एक नैरो माइंडेड अप्रोच नहीं रखनी चाहिए कि अगर उनके इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर हो रहे तो हम उनके ऊपर कोई दबाव या बंदिश रखें, क्योंकि हमने भी ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक रखे हुए हैं, टर्की से रखे हुए हैं, कतर से हमारे मरासम हैं। और एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका बायलैटरल रिलेशनशिप हो, जहां एक दूसरे की जो एक दूसरे के लिए हम अच्छा कर सकते हैं वो किया जाए, और जो इख्तलाफी चीजें हैं उनको पसे पुष्ट रखा जाए। तो मेरा ख्याल है वो भी ठीक होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि हमारे वजीर आजम को जाना चाहिए, टूर करना चाहिए, इन मुल्कों में दोबारा विजिट करना चाहिए। गल्फ स्टेट्स के साथ प्रॉब्लम रहेगी इस वजह से कि वो सी पैक का इशू भी उसमें आता है। हमारी कुछ ये भी प्रॉब्लम रही कि ये दोनों मुल्क यूएई भी और सऊदी अरेबिया ये बड़ा चाहते थे कि अफगान पीस प्रोसेस की मीटिंग जो है वो उनकी सरजमीन में हो, रियाद में करना चाह रहे थे। पाकिस्तान ने उनसे प्रॉमिस भी किया कि हम करेंगे, लेकिन तालिबान नहीं माने। सो इस तरह के इश्यूज हैं जहां वो अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाहते थे। हम कुछ उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन अब ये है कि हमारे हाईएस्ट लेवल पे दोबारा रवाबत होने चाहिए, ताकि अगर इसमें कहीं को गलतफहमियां पैदा की हैं, किसी ने, भारत ने की हैं या किसी और ने, तो उनको दूर किया जा सके। ये ताल्लुकात दोबारा वापस अपने असल नहज पे लाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, अगर इसमें हम लेवल अपनी बढ़ाएं। जैसा एक और सर सवाल, आम सवाल है, मैं ये भी जानना चाहूंगा, प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन, यूएस प्रेसिडेंट, वो 20 जनवरी को अपने मनसब का हल्फ उठा लेंगे अंडर अ डेमोक्रेट प्रेसिडेंट। पाक यूएस रिलेशंस को आप कहां देख रहे हैं साल 2021 में? जन साहब देखिए, पाक यूएस जो रिलेशनशिप है उसको आप अगर रीजन में देखें तो एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप उन्होंने इंडिया के साथ बना ली है चाइना की वजह से, चाइना के अगेंस्ट। और चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सो हम एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में खड़े हैं, मुख्तलिफ सिमत में जाके खड़े हैं, और भारत जो हमारा नंबर 1 एनिमी है वो उनका इत्तेहादी बन चुका है। तो इसलिए हमारी रिलेशनशिप के लिए एक स्पेक्ट्रम बड़ा छोटा है थोड़ा, और वो अफगानिस्तान रिलेटेड है। या ये कि कभी अमेरिका ये सोचे कि इनको अगर बिल्कुल पाकिस्तानियों को डिसऑन किया तो ये चाइना के बहुत ही करीब ना चले जाएं, रशिया के बहुत करीब ना चले जाएं, तो वो थोड़ा बहुत आपके साथ लिंक रखें। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक बैलेंस रखें और उनके साथ ताल्लुकात को खराब ना होने दें। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे अफगानिस्तान वगैरह का ही है, इसी तरह मिडिल ईस्ट का हो सकता है। वहां हमको इख्तलाफात ना पैदा होने दें, बल्कि हम आंगी पैदा करें उनके साथ अपनी सोच की। और जैसा भी आपने बताया, मेरे बच्चों के वक्त, ठीक है, आपने अमेरिका का बताया। मैं लोसा साहब टुवर्ड्स द एंड इस सेगमेंट की आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने कहा पाकिस्तान का सफारतकार, हमारे मिशंस, फॉरेन ऑफिस,
आप भी हमारे सफीर के तौर पर ही वहां काम करें, जो एक्सपेट्रिएट समुद्र पार पाकिस्तानी, वो हमारा असासा है, क्या रोल अदा करेंगे साल 2021 पे, अगर इख्तिसार से बता सके? ये मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक तो मुतमिन हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से 2 अक्टूबर को मिला। अच्छा। और मैंने उनके साथ डिटेल चीज़ें शेयर की, और मैं एक चीज़ पे बहुत मुतमिन हूँ कि ये जो EU डिसइंफो लैब का, ये पहली बार पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर है जो इसको ज़ाती तौर पे इस एजेंडे को लेके चल रहा है। अच्छा। इस पे क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में एक ऐसे बात, मैं पाकिस्तान के, क्योंकि मेरा यहाँ सियासी किसी जमात से तल्लुक मैं नहीं ये है, चाहता आप लोगों का क्या किरदार मैं होगा, आपको वो वही बता बताने वाला हूँ जी। कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर की सोच है, इसको हम आगे लेके चलेंगे आप लोग आगे और लेके। इसके ऊपर 2021 में जो हमारी सोच है, सबसे पहले तो ये है, ये जो इंडिया का भयानक चेहरा पकड़ा गया है, इसको बेनकाब अभी करेंगे। इसको बेनकाब करने के लिए हमें जिस मुल्कों में ये फेक NGO हैं, सबसे पहले तो हम लॉबी करेंगे कि वो वहां पर इनको बैन करें, ठीक है। जैसे तुर्की ने किया है। और इसके लिए सफारतकारी की भी ज़रूरत है, डेलीगेशन का जाना भी ज़रूरी है। और वहाँ पर जो हम बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट से ये तीसरी बार हमने GSP+ का स्टेटस लिया है। 2019 में हमने कश्मीर के ऊपर हेयरिंग कराई थी, गुमनाम कब्रों के ऊपर करारदाद पेश की थी। अभी हमारा एक एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा, कि हमने 2021 में जो ये इनकी 75% NGO रह गई हैं, उनको बेनकाब करना है। पाकिस्तान फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमने इनका बेनकाब करना है और कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना है पाकिस्तानी कभी दहशतगर्द नहीं है। पाकिस्तान वो कौम है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हुई है, लेकिन इंडिया ने एक नकाब पहना हुआ है। उसका एक मिसाल आपके प्रोग्राम में देता हूं। कुलभूषण को इन्होंने मुबारक सैन पटेल बनाया, यानी कि मुबारक सैन पटेल को मुसलमान बनाकर ये दहशतगर्द बना रहे थे। यही मेरा पैगाम है। चले, आपको आपकी एनर्जी मुझे पसंद आई और हम उम्मीद करेंगे इसी एनर्जेटिक तरीके से आप वहाँ काम करेंगे। आपको भी साल 9 की मुबारकबाद, साल 2021 की आपको मुबारकबाद। जनरल अफजल शाह साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर रिफत साहब को मुबारकबाद। छोटा सा वक्त करेंगे, थैंक यू। उसके बाद हम कोविड-19 के हवाले से बात कर रहे होंगे पाकिस्तान के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर शाज़ली मंजूर से। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान 2021 में अब एंटर हो रहा है, कैसे इस वायरस का मुकाबला करेगा और इसकी जो तबाकारी है उसको कैसे मजीद मिनिमाइज किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा लौट के आते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, बड़े मारूफ डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और बहुत से कोविड पेशेंट्स को आप ट्रीट करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। यही हम बात कर रहे थे, साल अब अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। 2020 में तो आपसे भी तवील नशिस्तें हुई और कोविड की पूरी दुनिया में तबाहकारी है। 18 लाख लोग जो हैं वफात पा गए हैं, पाकिस्तान में भी 10,000। सर, आप समझते हैं एंड में जो वैक्सीन की डिस्कवरी है ये एक सिल्वर लाइनिंग है और साल 2021 में इस वायरस का बेहतर तौर पे हमारा हेल्थ सिस्टम मुकाबला कर पाएगा? देखिए, अगर थोड़ा सा इसमें 1 मिनट में गुफ्तगू करूं तो ये साल हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक हुआ और हमें डर था, खौफ था, चैलेंजेस बहुत थे, सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस हमने। लेकिन पहली वेव जो थी हमें खौफ था कि किस तरह करेंगे, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, लोगों की नज़रें थी, लेकिन वी डिड वेरी वेल और लोगों ने देखा, दुनिया की नज़रें थी और फिर वो हमने काबू पा लिया मेरे ख्याल से जुलाई में। और फिर हमें ये भी इंतज़ार था कि सेकेंड वेव आएगी, तो सेकेंड वेव उससे ज़्यादा शिद्दत में आई और आप देख रहे हैं कि वो केसेस काफ़ी ज़्यादा हुए और
उसमें अमवात भी थोड़े पिछले की निस्बत ज़्यादा हुई, इन्फेक्शन रेट भी बढ़ा और ये बीमारी भी थोड़ी सी इस तरह हम देख रहे हैं कि म्यूटेट हो गया है, शिद्दत में इजाफा है, लोग जल्दी ठीक नहीं हो रहे, उसमें ज़ाहिर बात है और हेल्थ स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बोझ हो रहा है, लोगों के ऊपर बोझ हो रहा है, ज़ाहिर बात है दवाइयों का ख़र्चा, बाकी चीज़ें, डिसेबिलिटी की इश्यूज़ हो जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, ख़ानदान पूरे बीमार हो रहे हैं, अमवात ज़्यादा हो रही हैं। अब जहाँ तक वैक्सीन का, अब हम इससे ओवर नहीं हुए, हम अभी भी उसमें 2021 में एंटर हो गए उसी वेव को लेते हुए। तो ये जो जनवरी फरवरी में मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये चलेगा और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थर्ड और फोर्थ वेव भी आए, ये हमारी जान शायद जल्दी ना छोड़े। और उसमें स्पाइट ऑफ द वैक्सीन, इन स्पाइट ऑफ, देखिए वैक्सीन स्टेजेस में लगेंगी, वैक्सीन वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जब हमारे मुल्क में हमारे लोगों को लगेगी तो वो फिर हम देखेंगे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे होता है। फिर उसमें जो आपने शुरू में हम ये बात करें कि ये म्यूटेट कर गया है, तो ज़ाहिर बात जब ये म्यूटेट करेगा तो क्या उसकी इफेक्टिवनेस इतनी रहेगी, अगर नहीं रहेगी तो अब ये चूंकि मैसेंजर आरएनए से बनता है, इसकी अपनी एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, तो वो कहते हैं कि जी हम इसको 4 से 6 हफ्ते में उसको मज़ीद म्यूटेशन को देख के हम इसको कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्ना वैक्सीन की बात जी, ये जो अभी फाइजर की और मॉडर्ना भी वही चीज़ है, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा, फिर ये स्टेजेस में होगा, हमारे तक आएगा, उन्होंने कहा फर्स्ट जो है क्वार्टर में आना है। फिर चाइनीज वैक्सीन की भी बात हो रही है, चाइनीज की भी वैक्सीन की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि देखो वो अच्छी बात है, वो जल्दी आ जाएगी। उसकी स्टोरेज का मसला है जो फाइजर और बायोटेक की है, मॉडर्ना का भी स्टोरेज का मसला है, तो इसमें वो मेरे ख्याल से वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल तो नज़र आ गई, लेकिन इट विल टेक अ वाइल कि ये वैक्सीन पहुंचेगी, फिर ये लगेगी, स्टोर होगा, फिर पॉपुलेशन वाइज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो उसमें मुझे लगता है 1-2 साल तो इसमें ही लग जाएंगे। ये मुझे ज़रा बताएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये वायरस है, ये फ्लू भी वायरस है, नमूनिया भी वायरस है जी, बहुत मोहलिक है, लेकिन उसके लिए अब बेहतर हमारे पास एक मेडिकल कवर आ गया है। ये अभी भी उतनी ही जानलेवा और मोहलिक है इसका मेडिकल कवर जो है शिद्दत से है, और अब मरीज हमारे पास उस तरह नहीं आते जो पहले अलामात हम जिक्र करते रहे पूरा साल। अब ये मरीज जो है ये डायरेक्ट वायरस जो है लंग्स को जाके डिस्ट्रॉय करता है और मरीज काफ़ी बुरी हालत में आता है, ठीक हो जाते हैं, अमवात में इजाफा हुआ है, लेकिन इस बीमारी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, लंग डैमेज ज़्यादा हो रहे हैं, रिकवरी टाइम लंबा होता जा रहा है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, और जो फैलाव है इसका वो बढ़ रहा है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा 2021 में इसको कैसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी राय में? देखिए इसमें वही स्ट्रेटजी है जो हम आपके मीडिया के थ्रू करते रहे, जो आप भी करते रहे, कि हमने फिलहाल जब तक वैक्सीन नहीं लगती, हमारे तक नहीं पहुंचती, तो वही जो मास्क है, ग्लव्स अगर पहनने नहीं है तो सैनिटाइज़र है, हाथों को धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्राउड से बचना, वो सारी चीज़ अभी तक वही रहेगी, और इसी से हमने इसमें एंटर होना है और इसी को हमने लेके आगे। और आप समझते हैं अब इस कोविड के साथ हमने जिंदगी जी कुछ अरसा हमने गुजारनी है। बिल्कुल। साउथ कोरिया, जापान, ये कैसे बगैर वैक्सीन की एक सक्सेस स्टोरीज है? न्यूजीलैंड अभी तो नहीं है जी सक्सेस। देखिए उनका लॉकडाउन था, उनके लोगों को उनके माशियत का मसले नहीं थे, हमारे मुल्क में और बहुत सारे मसले हैं, जर्मनी में वापस आ गया, यूके की तबाही आप खुद देख रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब कहते हैं जैसे जापान एंड साउथ कोरिया के उन्होंने किया, लेकिन साउथ कोरिया में दोबारा से ये वापस आ गई है, वो अपनी वैक्सीन लेके आ गए, उधर ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। अगर आप अभी देखें साउथ कोरिया तो काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, वो पर डे के हिसाब से बहुत ज़्यादा केसेस हैं। चाइना में भी हो रहे हैं, लेकिन चाइना की जो डाटा इतना हमारे पास बाकी, लेकिन हमने जर्मनी देख लिया, यूके देख लिया, स्पेन में हो रहा है, तो ये चंद ममालिक, अमेरिका को आप देख लें तो उसमें बहुत ज़्यादा अभी आप देखने पड़े तो उसमें बहुत सारा केसेस। आप डॉक्टर हैं, आपने बड़ी रिसर्च पढ़ी है, इंशाल्लाह ये तो अपने व्यूअर्स को हम बताएं कि ह्यूमैनिटी इस वायरस को ओवरकम कर लेगी और इसमें भी म्यूटेट हो जाएगा, ये भी कम होगा, ये करता रहेगा, अपना शक्ल में आता रहेगा, लेकिन वो इस तरह से नहीं होगा जो अभी हो रहा है। जाहिर बात है वैक्सीन है, हर्ड इम्यूनिटी जो आप लोग कहते हैं वो भी डेवलप हो ही जाएगी, मतलब इसमें इम्यूनिटी लोग खुद ही डेवलप कर लेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, स्पेनिश फ्लू के बारे में सुना था, तो ये कुछ ऐसा मेडिकल साइंस में है कि ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो मेरे ख्याल में 100 साल का ही गैप है? नहीं, बीच में आते रहे जी, बीच में बोला था या बोला था, बीच में और भी आते रहे, लेकिन वो पूरी दुनिया में इस तरह नहीं फैले। पूरी दुनिया में उस टाइम पे देखिए ट्रैवलिंग नहीं होती थी, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। देखिए हमें
इन्फ्लुएंजा भी हुआ है, आउटब्रेक हुआ है, दुनिया में हुआ है, अमेरिका में बहुत सारे लोग मरे 2017-18 में, स्वाइन फ्लू हुआ। उस टाइम इतनी चीज़ें पता नहीं होती, वो भी आया चला गया, लेकिन ये उससे बढ़ के है। ये जो है ये उसी तरह जो आपने बताया, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने, वॉरियर्स का आप लोगों ने किरदार अदा किया। कुछ अगर रिकलेक्ट करें आप साल 2020 में, क्या आपके जहन में आता है जब ये आई? देखें, बहसियत आम लोग हम इससे खौफजदा थे, लेकिन जो डॉक्टर्स आप जैसे जो यंग डॉक्टर्स है, जो फ्रंट लाइन पे इनसे डील करते हैं, खौफ तो होता होगा। खौफ शुरू में था। जैसा मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने घर वालों को भी बताया, मैंने अपने डॉक्टर्स नर्सेज, उन्हें मैंने कहा ये हम करने जा रहे हैं, जो हमारे साथ खड़ा होता है वो आ जाए। घर वालों ने कहा जाए, ये आपका काम है। हमें पता था आगे मौत है। देखिए, कोई चीज़ आप इसमें और कोई चीज़ नहीं है, मतलब आपने जो इसकी एंड है वो मौत है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चलती रहती हैं, 5-6 साल चल गई, 10 साल चल गई, तो खौफ था एक वक्त। लेकिन जब आपने करना शुरू किया, लोग ठीक होने लगे, लोग आपके पास आने लगे, आपको पता है अपने लोग हैं, अपनी आवाम है, इस टाइम ये क्राइसिस है, अगर हम पीछे हट जाएंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा। तो वो एक ये था कि मरना है बस, ठीक है, लेकिन ये भी एक किस्म का जहाद है, एक किस्म का आपने करना था। अगर आप नहीं करते, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स फौत हो गए, बड़े बड़े हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे जो पैरामेडिकल, बहुत सारे आप देखे हैं उन्होंने शहादत, और ये शहादत का दर्जा है। देखिए, वबा से जो फौतगी है वो शहादत, चाहे वो मरीज है चाहे वो डॉक्टर्स हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान मुसलमान सारी ज़िंदगी ये ख्वाहिश करता है कि मैं जो है वो शहादत हमें हो जाए और हम उस आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? मेरी फैमिली में आपको भी मैं घर गया, मैंने उन्हें कहा जी ये कोविड है और ये होगा, कल को हम शायद ना हो। उन्होंने कहा जी ये आपका काम है, आपने ये मतलब डॉक्टर हैं आप। और हमने छूत नहीं समझा अपने मरीजों को, हमने उनको ऐसे ही बैठे हैं जैसे ये हमारे अपने हैं, क्योंकि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। वो मरीज हैं, वो इंसान है, और उनका साथ छोड़ के तो किधर जाएंगे। कल को हमें भी हो सकता है, हम भी इस परेशानी से। तो मेरे ख्याल इससे हमने इसीलिए का उपाय है। और जिस तरह वो कहते हैं कि मुसलमान मौत से नहीं डरता, तो हम मौत से नहीं डरते। मौत ने तो आना है, मौत आपकी मुहाफ़िज़। और मैं देख रहा था कि इवन यूके, यूएस में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जी, उन्होंने ज़्यादा उनके बड़ा काम हुआ, और बल्कि लंदन में तो मुख्तलिफ हमारी लेडी डॉक्टर्स की तस्वीर जो है उन्होंने शो की। जी, और मैंने बहुत से वीडियोस देखे जिसमें उनके डॉक्टर्स रोते थे, वो घर चले गए, रोना कि ये होगा। तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डॉक्टर आता होगा, लेकिन आता तो हमें भी था कि शायद हम बस ये अभी हमें भी हो जाएगा, सिम्टम्स भी हो जाते थे चीज़ें, लेकिन बस वो लगे रहे कि ये किसी तरह से लोगों को निकालें, कुछ कम्युनिटी, कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ कर लें। तो वो किया, डॉक्टरों ने किया। हेल्थ वर्कर्स, मैं कहता हूँ सैनिटरी वर्कर्स हमारे साथ जो थे, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बल्कि एक वीडियो मेरी बनाने आए, तो उसमें जो हमारा गार्बेज, जो लोगों के पीपीज और वो बाहर खड़ा रहता था एक ट्रॉली लेके, मैंने कहा, उसने कहा जी अब बस खत्म हो गया आपका इंटरव्यू, हमने वीडियो बनानी है। मैंने कहा मुझे वीडियो में शामिल ना करें, इस सैनिटरी वर्कर को लाएं। ये हमारा वो चीज़ गलाजत वो उठाते हैं जिसमें वायरस भरा हुआ है। ही शुड बी, मतलब वो हमसे ज़्यादा वो कर रहा है। तो देखें, हर एक ने कंट्रीब्यूट किया। तो आई थिंक इसकी वजह से हमने इस पे काबू पाया, और दुनिया ने देखा, हमारी नजरें थी भाई, हमारा तो कोई हेल्थ सिस्टम को ऐसा था नहीं। अमेरिका फेल होगी, यूरोप फेल हो गया। ये क्या वजह डॉक्टर साहब? मैं टुवर्ड्स द एंड, ये क्या, हमने तो बहुत सुना है कि यूएस हैज अ बेस्ट मेडिकल सिस्टम। मैं वहां से ट्रेंड हुआ, मैं वहां से ट्रेंड कोलैप्स हो गया। वो क्यों कोलैप्स? वो यही फैक्टर्स थे जी, डॉक्टर ने छोड़ दिया, मीडिया छोड़ दिया, फियर था उनको, दूर से करते थे, उनको ट्यूबें डाल के साइड पे कर देते थे, मिलने नहीं जाते थे, पड़े हुए मरीज अंदर आने नहीं देते थे। तो वो जाहिर बात डेथ से, आपको एक क्लोज कॉन्टैक्ट मरीज आधा तो आपकी बातों से ठीक हो जाएगा ना। वो तो आपको वहां तो उन्होंने कहा कि ये जन मरने, हम मान ना जाएं। वो तो आप वीडियोस देखें तो उन्होंने ये किया। तो आई थिंक कि वो फिर अल्लाह का साथ, हमारे मुसलमान मुल्क है, लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और बहुत फैक्टर्स हैं। अब लोग जो है रूहानी फैक्टर्स भी हैं। मैं चलते चलते कहूं, बाज लोग अभी भी मास्क नहीं पहनते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, नहीं पहनते। वो कहते हैं ये कोरोना है ही नहीं। जल्दी से बताइए क्यों कर कहते हैं कि नहीं है, ये क्यों ऐसी मिथ है इसके बारे में? ये नेट्स पे जी, नेट पे है, सोशल मीडिया पे लोगों को सब्जी फरोश पढ़ते हैं ना, वो लोग कहते हैं। तो मैं उन्हें ये जवाब कहता हूं, अगर नहीं भी है तो ये आप टीवी पे भी देख रहे हैं, लेकिन आप अपना ख्याल ना करें, चलो आप दूसरों के लिए पहन लें मास्क। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजी मंजूर साहब हमसे गुफ्तगू करने का। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। व्यूअर्स, चलते चलते हम जरूर कहेंगे, ये हमने आपके सामने अहाता किया साल 2020 का। इंशाअल्लाह ह्यूमैनिटी, इंसानियत इस चैलेंज पे भी अल्लाह ताला के फजल करम से काबू पा लेगी, जैसे पहले पाया है। साल 2020 का हम इख्तिताम कर रहे हैं। अब आपसे इंशाल्लाह, ये हमारा आज का आखिरी प्रोग्राम था इस साल का। इंशाल्लाह पीर को जब मुलाकात होगी तो साल 2021 का पहला प्रोग्राम होगा। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे इज्तिमाई और इनफरादी जितने अहदाफ हैं उनके हसूल में हमें कामयाबी अता फरमाए, और
पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी सियासत हो, मईशत हो, हमारा सेहत हो, इंसानियत हो, हम सबको इन तमाम चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना है। और एक दफ़ा फिर प्रोग्राम सच के साथ के प्लेटफॉर्म से नया साल तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला ये हमारे लिए अच्छा और अच्छा साल लेकर आए, 2020 की जितनी मायूसियत थी इसका अजाला कर दे। इसके साथ ही मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी बख्श टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।